तो सबसे टॉपिक का नाम है भाई, हमारे टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी, सबसे पहले तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, उससे भी पहले कोलेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है। कोलेटरल वर्ड, अगर आपने कभी गलती से, अगर आपने कभी मिलिट्री से रिलेटेड कोई मूवी या फिर ऐसी वॉर वगैरह की कोई मूवी देखी हो, सुनी हो, तो वो मिलिट्री वाले एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कोलेटरल डैमेज। सुना है कभी कोलेटरल डैमेज? कोलेटरल डैमेज मतलब कि अगर हम सामने वाले पे वार कर रहे हैं या फिर हमारी किसी से वॉर हो रही है, तो हम हमारा खुद का भी नुकसान होता है। दिस इज नोन एज कोलेटरल डैमेज, मतलब साथ में कुछ ना कुछ नुकसान हमारा भी होता है। अब नुकसान टर्म्स में यहाँ पर नहीं बोला गया है, उस वर्ड का मीनिंग बताया मैंने तो बस अभी। ठीक है, अब इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब कि भाई हमने डिबेंचर इशू करे हैं एक एक्सटर्नल, एक साथ में एक सिक्योरिटी के रूप में, साथ में एक सिक्योरिटी के रूप में। अब इसका पूरा समझना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, भाई कंपनी का नाम क्या है, खूबसूरत सी कंपनी डीजी लिमिटेड, है ना, मेरी कंपनी भाई डीजी लिमिटेड, ध्रुव गर्ग एंटरप्राइजेस, सॉरी ध्रुव गर्ग लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है बैंक है एसबीआई, ठीक है ना, बैंक है ये हमारे पास एसबीआई। अब इस बैंक से क्या करा हमने, इस बैंक से हमने लोन लिया, और लोन कितने का लिया, मान लीजिए हमने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, मतलब बैंक से मैंने लोन लोन लिया है, कंपनी ने लोन लिया है 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब क्या कंपनी कंपनी में कंपनी को लोन जो दे देगा बैंक ऐसे ही दे देगा, फ्री फंड में दे देगा? कोई चाचा मामा का ताऊ का लड़का लग रहा है वो हमारे? नहीं ना। वो बैंक क्या मांगेगा, बैंक भाई सिक्योरिटी मांगता है, सिक्योरिटी। अगर आपने मनी एंड बैंकिंग नाम का एक चैप्टर पढ़ा हो अपने इको में, 12th क्लास में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें एक टॉपिक आता था छोटा सा, टॉपिक का नाम होता है हमारे, टॉपिक का नाम क्या होता है, टॉपिक का नाम होता है क्रेडिट क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल में क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के स्टेप्स होते हैं कुछ, उसमें एक स्टेप होता है मार्जिनल रेम्यूनरेशन। तो मार्जिनल रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेम्यूनरेशन क्या होता है बेसिकली, कि भाई जब आप कभी भी बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो आपसे वो कुछ ना कुछ गिरवी रखता है, कुछ ना कुछ मॉर्टगेज करता है आपका, है ना, मॉर्टगेज मतलब आपसे कुछ ना कुछ चीजें ले लेता है, गिरवी रख लेता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या रखवा दिया, अपना फर्नीचर, अपना अपना गिरवी रखवा दिया। अब कभी भी बैंक के पास जाओगे, अगर आप जितने का भी लोन मांगने जाओगे, उससे कुछ ज्यादा महंगी चीज ही वो हमेशा एज अ सिक्योरिटी मांगते हैं आप लोगों से। ठीक है ना, जैसे अगर मैं 10 लाख रुपए का लोन मांगने गया हूँ बैंक के पास, तो वो मिनिमम मेरे से कितने रुपए का, मेरे से कितने रुपए का फर्नीचर वगैरह कुछ मांगेंगे, मिनिमम मांगेंगे 10 लाख रुपए का, मतलब जितने का लोन है उतने का तो मांगेगा ही मांगेगा, है ना। लेकिन स्टिल मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 10 लाख से भी ज्यादा का लोन, ज्यादा की सिक्योरिटी मांग के चलते हैं वो लोग। ठीक है ना, ज्यादा की सिक्योरिटी, मान लीजिए कि ये 10 लाख की जगह ये कितना है, 10 लाख की जगह ये है 12 लाख, 13 कर लें, चलिए, तो ये 10 लाख की जगह कितना है, 13 लाख का है। अब जो फर्नीचर था वो था 13 लाख का, हमने फर्नीचर के तौर फर्नीचर गिरवी रखवा दिया, और गिरवी रख के हमने उनसे क्या ले लिया, हमने उनसे लोन ले लिया। भाई लोन कितने का ले लिया, 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब फर्नीचर से भी वो संतुष्ट नहीं होते, कभी कभार बैंक वाले क्या कहते हैं, मुझे हमें एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, हमें कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए, साथ में एक और सिक्योरिटी चाहिए हमें। ठीक है ना, तो पहली जो हमने फर्स्ट तौर पे, पहले फर्स्ट हैंड हमने जो सिक्योरिटी के तौर पे हमने कोई चीज रखवाई, तो उसे तो हम कह देते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन अब साथ में एक और सिक्योरिटी चाहिए बैंक को, तो एक और सिक्योरिटी के रूप में हम क्या कहते हैं, हम दे रहे हैं भाई सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी हम क्या दे देते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी हम दे देते हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर गिवन एज सिक्योरिटी। अब मैंने मान लीजिए मैंने डिबेंचर कितने के दे दिया अपनी कंपनी के, 2 लाख रुपए के अपने डिबेंचर हमने वो उस बैंक को दे दिए एज सिक्योरिटी। तो ये जो 2 लाख रुपए के डिबेंचर हमने इशू करे हैं बैंक को इशू करे हैं 2 लाख रुपए के डिबेंचर, ये जो डिबेंचर हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मतलब एक प्राइमरी सिक्योरिटी, जब भी हम लोन ले रहे हैं तो एक प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो जो हम सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे हम जब डिबेंचर्स इशू कर देते हैं बैंक को, तो दिस इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है भाई, तो ये होता है हमारा पूरा एक छोटू सा टॉपिक। अब इसके अंदर एक पॉइंट जो है याद रखने वाला क्या होता है इसमें, कि भाई ये जो डिबेंचर्स हमने इशू करे होते हैं, वैसे तो हमने बात करी थी हमेशा ही कि भाई डिबेंचर्स जब भी हम इशू करते हैं तो उन डिबेंचर्स के ऊपर एक फिक्स्ड रेट से हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है ना, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट को और क्या कहते हैं, कूपन रेट भी कहते हैं, याद है? हाँ जी। तो लेकिन ये जो डिबेंचर्स होते हैं जिनको हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करा होता है, ठीक है, इन
डिवेंचर्स के ऊपर कभी भी हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, क्योंकि हमारा लोन का जो हमने लोन लिया है, 10 लाख रुपए का, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट जा रहा है, तो उस लोन के ऊपर ही इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके बाद अलग से हमें डिवेंचर के ऊपर अलग से इंटरेस्ट नहीं देना होता, ठीक है ना। तो डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना होता, हाँ लोन के अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है जो बैंक से लिया है, वो उस टर्म्स पे जो भी बैंक से आपने टर्म्स आपकी बनी होंगी 6%, 8%, वो जो भी है, ठीक है ना। हाँ लेकिन डिवेंचर्स आपने अगर इशू करें तो डिवेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट वापस से नहीं देना होता, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है भाई। अब बात आती है हमारे जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज क्या है, जर्नल एंट्रीज देखो भी जर्नल है, सबसे पहला तो एक तो है मेथड 1 और दूसरा है मेथड 2, ठीक है। अच्छा बस सब इन जर्नल पे आने से पहले मेरे को एक चीज और आपके ध्यान में डालनी है, क्या हमने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं ये बैंक के लिए सिक्योरिटी कैसे बन जाती है, एडिशनल सिक्योरिटी उनके लिए कैसे बन जाती है। देखो क्या होता है डिबेंचर्स, देखो वैसे तो फर्नीचर उनके लिए क्या है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी है फर्नीचर, हमने क्योंकि उनको गिरवी रखवा रखा है। अब फर्नीचर को हम उनकी मर्जी के बगैर हम बेच नहीं सकते, फर्नीचर हम बल्कि बकायदा किसी को बेच ही नहीं सकते, अगर वो चाहेंगे तभी वो उस फर्नीचर का कुछ हो सकता है, वरना हम उस फर्नीचर को छेड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ज्यादातर केस में तो क्या होता है, जब भी बैंक से लोन लिया जाता है तो बैंक क्या करता है, उस एसेट को अपने पास ही रख लेता है, कि जब भी लो ऐसा होगा कि भाई अगर सामने वाला पैसा नहीं दे पा रहा है तो हम उसकी एसेट बेच देंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। लेकिन लेकिन अगर लेकिन कई केसेस में क्या होता है, जैसे खास करके कंपनीज के साथ ऐसा करते हैं बैंक कि भाई उनकी एसेट है तो वो एसेट यूज करने देते हैं आपको, वो एसेट आपको यूज करने देते हैं और कहते हैं कि जब भी अगर आप पैसा रीपे नहीं कर पाए तो हम आपकी उस एसेट्स को उस एसेट को हम क्या कर देंगे, सीज कर लेंगे और उसको सीज करके आगे बेच देंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। सही बात है। अब इसमें एक छोटी सी चीज क्या आती है, छोटी चीज ये आती है भाई कि डिवेंचर्स में हमने तो माना कि डिवेंचर्स फर्नीचर से पैसा मिल जाएगा, लेकिन बैंक संतुष्ट नहीं होता, इसी वजह से वो क्या मांगता है, एडिशनल सिक्योरिटी मांगता है, और एडिशनल सिक्योरिटी के चलते हम क्या इशू करते हैं उसको, डिवेंचर्स इशू कर देते हैं। अब डिवेंचर्स जो 2 लाख रुपए के हमने एडिशनली उनको इशू करे, तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है, अलग से लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, नहीं हो जाती। डिवेंचर क्या होते हैं हमारे लिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, है ना। अब बैंक से लोन लिया तो वो बैंक से जो लोन लिया वो भी हमारे वो भी हमारी लाइबिलिटीज में आ गया, साथ में हमने जो डिबेंचर्स इशू करे थे, अब वो डिबेंचर्स भी मेरी लाइबिलिटी में दिख रहे होंगे, तो मेरी तो लाइबिलिटी डबल डबल बढ़ गई, मेरी तो लाइबिलिटी डबल डबल बढ़ गई। तो इस लाइबिलिटी को, ये जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्रिएट हुई है डिबेंचर के नाम की, इस लाइबिलिटी को या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप ऐसे कर लो कि उस लाइबिलिटी को आप शो ही ना करो, क्योंकि उस लाइबिलिटी का कोई मतलब है नहीं, वो आपने बेसिकली उस लोन के अगेंस्ट में लोन को सेट ऑफ करने के लिए कुछ सिक्योरिटीज, एडिशनल सिक्योरिटीज आपने पे ऑफ कर रखी है पहले से, ठीक है। तो ये होता है मेथड 1। मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 कहता है कोई आपने लोन लिया बैंक से, ठीक है, लेकिन जब आप इशू कर रहे हो डिवेंचर्स को एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उस टाइम पे कोई एंट्री पास ही मत करो, उस टाइम पे कोई एंट्री पास ही मत करो, ठीक है। एक तो हो गया ये चीज, ये होता है एक मेथड कि भाई आपने कोई एंट्री पास ही नहीं करी, ठीक है। दूसरा मेथड क्या बनता है, दूसरा मेथड बनता है, दूसरे अप्रोच क्या कहती है कि भाई आपने लोन लिया बैंक से, ठीक है, लो, उसके बाद जब आपने डिवेंचर इशू करे हैं तो डिवेंचर इशू करने के साथ साथ आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है 2% डिवेंचर अकाउंट से, है ना। लेकिन उसके सामने डेबिट करने के लिए क्या है, डेबिट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो डेबिट करने के लिए जब कुछ नहीं है तो हम, जिसका कोई नहीं होता उसका 11th में हमने पढ़ा था, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, सस्पेंस अकाउंट। तो इस वजह से हम कौन से अकाउंट को यूज करते हैं यहाँ पे, अब डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब ये जो परसेंटेज डिवेंचर है यहाँ पे, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, देखो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और ये जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हमारे लिए क्या बन जाता है, एक तरीके की एसेट बन जाती है, ठीक है। अब चलो एक चीज और समझ के चलना, एक चीज बताना मुझे, कोई लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या ये एंट्री सही है। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि जब हमने पैसा लिया होगा बैंक से तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ गया होगा, बैंक बढ़ गया होगा, और दूसरा हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई होगी बैंक लोन के नाम से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो ये हमारी पूरी एंट्री बनती है। ये दो अप्रोचेज है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है यहाँ पे, ये दोनों अप्रोचेस मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, तो ये आप लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है कि भाई नॉट टू बी रिकॉर्डेड, और सेकंड वाले में लिखा है टू बी रिकॉर्डेड, कि भाई हमने ये जो डिवेंचर्स इशू करे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, तो पहले वाले केस में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे उनको अपनी बुक्स में, और दूसरे वाले केस में हम उनको रिकॉर्ड करेंगे,
ठीक है। और दूसरे वाला जो ये मेथड है ना, बल्कि जो मैंने अभी लिखवाया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, उसमें भी हम करते कैसे हैं, जब हम एक्चुअली में डिवेंचर को दिखाते हैं ना, जब हम परसेंटेज डिवेंचर दिखाते हैं, तो परसेंटेज डिवेंचर में क्या करते हैं हम, तो परसेंटेज डिवेंचर में हम क्या करते हैं, परसेंटेज डिवेंचर में से ही लेस कर देते हैं हम अपने सस्पेंस के बैलेंस को, डिवेंचर सस्पेंस को। तो अल्टीमेटली हमारा इम्पैक्ट तो कुछ आता ही नहीं है, अल्टीमेटली हमारा इम्पैक्ट क्या आता है, नील। तो भले ही बैलेंस शीट में आप दिखाओ या ना दिखाओ, भले ही आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो या ना करो, मैं तो ये क्या बताया मैंने अभी, जो बताया ये बताया मैंने कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको, डिवेंचर सस्पेंस को। ठीक है। तो डिवेंचर सस्पेंस को हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज डिवेंचर लिखते हैं उसमें से हम डिवेंचर सस्पेंस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा अल्टीमेटली नील इफेक्ट आता है बाहर, है ना। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में भी कोई इंपैक्ट आ नहीं रहा, क्योंकि वो तो जीरो ही हो रहा है, बस प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए कि हाँ हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, हमें अपने यूजर्स को ये बतानी है ये चीज, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको अलग से दिखाते हैं माइनस करके। ठीक है। वरना प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा, बैलेंस शीट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो, क्योंकि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो भाई, एक्चुअली में आप करते हो यहाँ पे कि आप लिखते हो परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर, अब इसमें से आप क्या कर देते हो, लेस कर देते हो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या आता है, नीली आता है। समझ आ रही बात, तो ये चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखेंगे जरा। एस एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट। लेकिन क्या हमें इंटरेस्ट का कुछ भी करना है, नो नो नो, इंटरेस्ट का हमें कुछ नहीं करना है, इस इंटरेस्ट से हमें कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात करा, वैसे तो हमें बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन क्या बैंक लोन की इंटरेस्ट की एंट्रीज मांगी है, नहीं मांगी। दूसरी चीज हमें 10% डिवेंचर्स हमने इशू करे 10% के रेट से, तो क्या हमें इस 10% के रेट के हिसाब से, जो 10% है इसके हिसाब से क्या हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट वैसे इन जनरल अगर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे ना दिए होते अपने डिवेंचर्स, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन क्योंकि अभी हमने इशू कैसे करें एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो अभी हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। वही मैंने बताया था कि नो इंटरेस्ट इज शुड बी अलाउड या फिर प्रोवाइडेड ऑन परसेंटेज डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है। अब the company issued 7,50,000 10% debentures of ₹100 each in favor of State Bank of India as collateral security, pass necessary journal entries for the above transactions. When company decided not to record the issue of 10% debentures as collateral security, when company decided to record the issue of 10% debentures as collateral security. ठीक है। तो आपको इन दोनों ही केसेस में क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बैंक से जो लोन लिया उस लोन लेने की एंट्री करेंगे। ठीक है। अब लोन लेने की एंट्री क्या होगी, बिल्कुल मैं तो करूंगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आप लिखते बैठो। देखा कितनी जल्दी लिखते हैं मैंने। कौन सा क्वेश्चन था, 32 था। तो बैंक से हमने कितने का लोन लिया था भैया, 5 लाख रुपए का। ठीक है। अब फर्स्ट केस क्या कहता है, केस वन कहता है कि भैया हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है, हमने वो जो डिबेंचर्स को इशू कराया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, हमें उनको रिकॉर्ड नहीं करना, तो क्या कोई एंट्री होगी, नो नो एंट्री। हाँ, लेकिन अगर हमें बोला जाता है कि रिकॉर्ड करना है, तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे कि भाई हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं। डिबेंचर्स इशू कितने के करे हमने, यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द 10% डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक बात है। अब इसके आगे क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं, और कितने इशूड, 7,50,000 शेयर्स, 7,50,000 रुपीज के, 7,50,000 रुपीज के लिखा हुआ है यहाँ पे। 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इन फेवर ऑफ SBI एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है।
तो 7,50,000 के अगर हमने डिवेंचर्स इशू करें तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू करे होंगे मैंने, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू करे होंगे मैंने 7,50,000 अपॉन में 100, यानी कि 7,500। तो मेरी अब एंट्री यहाँ पर कैसे होगी, एंट्री होगी, स्क्रीन दिख रही है आपको सही से? हाँ जी, तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अच्छा, परसेंटेज कितना था इसमें, परसेंटेज हमें दे रखा है, परसेंटेज हमें दे रखा है 12, नहीं 12 था कि 10 था, 10 था। अमाउंट कितना आएगा, 7,50,000 पूरा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जितने का लोन था उतने से ज्यादा के तो हमने डिबेंचर इशू कर दिए, उतने से ज्यादा के तो हमने डिबेंचर इशू कर दिए, है ना? सोचो ऐसा, सोचो, नहीं सोच रहे ऐसा? अब एक मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स होगा, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हाँ ये आपके लिए मतलब समझने के लिए बहुत अच्छी रहेगी आपको। ठीक है, तो सुनते चले जाना मेरी कहानी को। अब देखो, ये मेरी बैलेंस शीट है और ये मेरी लाइबिलिटीज है और ये मेरी एसेट्स है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिख रहा होगा, बैलेंस शीट में आपको एक तो आपको बैंक लोन दिख रहा होगा, एक सेकंड। बैंक लोन दिख रहा होगा पूरे कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा होगा, उसके अलावा आपको परसेंटेज डिवेंचर, 10% डिवेंचर, ये कितने से, 7.5 लाख रुपए से। अच्छा जी, अब इसके अलावा और भी चीजें दिख रही होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे। क्रेडिटर्स के अलावा, क्योंकि अभी हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंपनी में कभी कैपिटल नहीं होती, नॉर्मल शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल लिख देता हूँ मैं, शेयर कैपिटल होगी। भले ही ये कैपिटल, ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया बैलेंस शीट का, ये एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो मान लीजिए शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल मान लीजिए आप है 2 लाख रुपए की, और क्रेडिटर से आपके 5 लाख रुपए, नहीं 5 लाख नहीं लेंगे, क्रेडिटर से आपके 3 लाख रुपए के। ठीक है, और आपके पास एसेट्स के नाम पे क्या क्या है, एक तो फर्नीचर है, फर्नीचर मान लीजिए 1 लाख रुपए का फर्नीचर है। उसके अलावा अदर एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अभी इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं ये हम चैप्टर में सीखेंगे आगे, जब थर्ड बुक में कराऊंगा तब मैं इसके बारे में, सब कुछ के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस शीट हमें याद ही करनी है। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मान लीजिए मेरे पास कितना है, 5 लाख है। ठीक है, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स मान लीजिए कुल मिला मिलू के सब कुछ मिला मिलू के 6 लाख रुपए की। तो मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही है, अभी नहीं हो रही, कितने की है? तो अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि बैलेंस शीट हमारे पास है, कुछ इस तरीके की बैलेंस शीट है हमारे पास। ठीक है, अब मान लीजिए कि कंपनी गई डूब, ये जो बेचारी कंपनी थी ये गई डूब। ठीक है ना, अब ये जो 10% के हमने डिबेंचर्स इशू कर रखे थे, इसी क्वेश्चन के हिसाब से 10% के डिबेंचर हमने इशू कर रखे थे, और ये जो बैंक लोन था, ये दोनों ही पैसा हमें रिटर्न करना था, और ये दोनों ही पैसा मुझे किसको रिटर्न करना है, ये दोनों ही पैसा मुझे किसको रिटर्न करना है, बैंक वालों को। ठीक है ना, अब क्योंकि मुझे बैंक को पैसा रिटर्न करना है, अब अगर 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 बैंक वालों ने ये एडिशनल सिक्योरिटी ना ली होती, ये एडिशनल सिक्योरिटी ना ली होती, मान लीजिए वैसे क्वेश्चन में ये चीज नहीं दे रखी थी, लेकिन मान लीजिए कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चार्ज किसके ऊपर क्रिएट कर रखा होता, हमारे फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, हमारे फर्नीचर के ऊपर आज की तारीख में उन्होंने चार्ज क्रिएट करके रखा होता, और ये जो फर्नीचर है तो अभी 7 लाख रुपए का, लेकिन इसकी रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पैसे कितने मिल रहे हैं इसको बेच के, 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो अभी भी बैंक को 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है।
अब वो जो 2 लाख रुपए का नुकसान है वो भरना है उन्हें। अब वो कैसे क्या करेंगे, देखो, बैंक लोन के बदले उन्होंने फर्नीचर फर्नीचर सिक्योरिटी के तौर पे लिया था, और 10% डिबेंचर सिक्योरिटी के तौर पे लिए थे। अब सवाल यह आता है कि 10% डिबेंचर लेकर क्या फायदा, अगर कंपनी बैंक लोन ही नहीं चुका पा रही तो क्या डिबेंचर का पैसा खाक चुका पाएगी? देखो भाई, अगर वो बैंक का पैसा चुका नहीं पा रहे 5 लाख, तो वो डिबेंचर लेके कंपनी को, सॉरी, बैंक अगर डिबेंचर ले रहा है एज अ सिक्योरिटी, तो उसको फायदा क्या है, किस चीज का फायदा है, किस तरीके से फायदा है? अब आपने बोला कि भाई इंटरेस्ट के रूप में फायदा है, तो अभी हमने बात करी थी कि भाई डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। अब बोलो। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स आते हैं। जब भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना भाई, जब भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, इंसॉल्वेंट, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसा नहीं होता कि कंपनी अगर डूब गई, पैसा नहीं है उसके पास, तो सारे के सारे जो उनकी लाइबिलिटीज है वो ऐसी ऐसी की ऐसी धरी रह जाएंगी, उनको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। जो भी उनके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, उन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे ऑफ करा जाता है। जितनी भी उनकी सारी एसेट्स होती हैं, उन सारी एसेट्स को रियलाइज करा जाता है, उन सारी एसेट्स को बेचा जाता है, उन सारी एसेट्स को बेचा जाता है, और जितना भी पैसा बिककर आता है, उस पैसे से हम सारी की सारी बची हुई लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। ठीक है, सारी की सारी बची हुई लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। अब जैसे कि इस बैंक लोन के अगेंस्ट में तो उसने फर्नीचर को एज अ सिक्योरिटी बना रखा था बैंक ने, तो बैंक लोन के बदले तो क्या हुआ, बैंक लोन के बदले तो वो 7 लाख रुपए का फर्नीचर चला गया। ठीक है ना, वो चला गया। अब ये फर्नीचर हमारे पास नहीं है, ये फर्नीचर भी नहीं दिखेगा हमारे पास, और ना ये बैंक लोन दिखेगा हमारे पास। ठीक है ना। अब बचा क्या, बैंक को तो 2 लाख रुपए अभी भी नहीं मिले, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई ये जो 7 लाख रुपए की एसेट थी, इसके बदले सिर्फ रियलाइज कितने हुए, 3 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का तो अभी भी नुकसान हो गया, 2 लाख रुपए का तो अभी भी नुकसान हो गया बैंक को। ठीक है ना। तो अब बैंक क्या करता है, बैंक को यहां फायदा आता है कि उन्होंने डिबेंचर जो ले रखे होते हैं, क्योंकि उन्होंने डिबेंचर ले रखे होते हैं, तो वो कंपनी के स्टिल क्या कहलाते हैं, लाइबिलिटी कहलाते हैं, कंपनी की स्टिल लाइबिलिटी कहलाते हैं। मान लीजिए बाकी की जितनी भी सारी की सारी एसेट्स थी, ये 11 लाख रुपए की एसेट्स थी, इनको रियलाइज करके, इनको बेच बाच के एक्चुअली में पैसा कितना मिला कंपनी को, एक्चुअली में पैसा मिला 7 लाख। ठीक है ना। तो इन 7 लाख में से कुछ ना कुछ अमाउंट बैंक वालों को डिबेंचर, क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर के रूप में लाइबिलिटी बने हुए थे बैंक के लिए, तो उस रूप में उनको पे ऑफ करना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी को एक तरीके, सॉरी, बैंक को एक तरीके से एज मिल जाता है कि वो 2 बार लाइबिलिटी के तौर पे क्रिएट हो जाते हैं कंपनी के लिए। ठीक है ना। अब क्योंकि 2 बार लाइबिलिटी के तौर पे क्रिएट हो गए हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, कंपनी कंपनी क्या करेगी, कंपनी की लाइबिलिटी बन जाती है कि उसको पे करना है। 5 लाख रुपए का तो पे कर दिया उन्होंने फर्नीचर देकर, क्योंकि वो बैंक वाले फर्नीचर ले गए। लेकिन बात आती है यहाँ पे, 7.5 लाख रुपए का तो कुछ नहीं हुआ ना, 7.5 लाख रुपए की जो लाइबिलिटी बनती थी वो तो उनको पे ऑफ करनी ही पड़ेगी फ्यूचर में। ठीक है। अब आप क्या होगे कि भाई जब भी ये बैंक लोन अगर हम खुद से चुका दें, तो क्या उसके ऊपर हमें 10% के हिसाब से डिवेंचर्स का पैसा भी लौटाना पड़ेगा? तो आंसर इस उस टाइम पे नो। आंसर क्या होगा उस टाइम पे, उस टाइम पे ये होगा कि भाई टर्म्स चलती हैं ऐसी कि अगर आपने बैंक लोन चुका दिया, तो ये डिवेंचर्स अपने आप रिडीम हो जाएंगे, डिवेंचर्स अपने आप क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। तो मतलब डिवेंचर्स उस टाइम पे जीरो हो जाएंगे एकदम से। ठीक है। तो ये चीज, अगर लेकिन क्योंकि आपने अभी तक इस बार बैंक लोन नहीं चुका पाए, तो उस टाइम पे ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी एक्चुअली में, और इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आपको पैसा देना पड़ेगा। अब क्योंकि आपके पास पैसा तो था नहीं बैंक लोन चुकाने के लिए भी, तो डिवेंचर्स के बदले भी आप पैसा नहीं चुका सकते थे, तो आपने इसी वजह से अब क्या करा, जब कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, तो जितना भी पैसा रियलाइज होगा, मान लीजिए जो भी मैंने एग्जांपल दिया 7 लाख रुपए रियलाइज हुए, तो उस 7 लाख में से जितना भी बनता होगा, इस 7.5 लाख के बदले बैंक को कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिल ही जाएगा। मतलब उनका नुकसान भले ही हो सकता है कि हो जाए उनका नुकसान अभी भी, लेकिन कम से कम नुकसान होगा।